फ्रांसीसी क्रांति, मतलब महिला और दासों का फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या रोल था, वो अब हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो फ्रांसीसी समाज में महिलाएं, तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि जो तीसरे स्टेट की जो महिलाएं थी वो काम करती थी। हमने ये भी देखा कि जब जंग पे पुरुष जाते थे तो महिलाओं को काम करना ही पड़ता था रोजी रोटी के लिए, तो वो अपनी जीविका निर्वाह के लिए वैसे भी काम करती थी। लेकिन फिर भी अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के जो मौके थे वो बिल्कुल नहीं थे। केवल कुलीनों की जो लड़कियां होती थी या तीसरे स्टेट के धनी परिवार की जो लड़कियां होती थी वो कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। मतलब भले ही जो लड़कियां पढ़ भी रही है तो उनकी पढ़ाई का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उनको बस तुरंत शादी करवा दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देख रेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। मतलब जो महिला काम करती भी थी तो वो इतना उनके ऊपर बोझ था काम का कि वो बाहर का भी काम करती थी और उसके अलावा वो अपने परिवार का पालन पोषण भी करती थी और खाना वगैरह भी पकाती थी। जाके बहुत सारा पानी भी लेके आती थी वेल से, जो कुएं रहते हैं उनसे, और लाइन लगाकर पाव रोटी भी लेकर आती थी। जो बच्चों के लिए ब्रेड रहती है वो भी लेके आती थी। तो उसके अलावा इतने काम करने के बाद भी उनकी जो मजदूरी होती थी, जो उनकी दिहाड़ी होती थी, जो उनको पैसे मिलते थे वो पुरुषों की तुलना में काफी कम दिए जाते थे। तो अब हम देखते हैं कि महिलाओं की क्रांति में जो भूमिका थी वो किस प्रकार थी। कई फ्रांसीसी शहरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब सामने आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। अब दोस्तों इसका नाम याद रखना, मैं फिर से एक बार बोलूंगी, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एवं रिपब्लिकन वुमेन। ये जो क्लब था ये 60 क्लबों में से सबसे फेमस था। महिलाएं इस बात पर निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। मतलब वो लोग बहुत एक्टिव थी जब क्रांति चालू थी, पर फिर भी वो काफी निराश हुई थी कि जो 1791 का जो 51 का जो संविधान बना था उसमें उन्हें निष्क्रिय नागरिक दे दिया था और उनको मताधिकार नहीं दिया गया था। महिलाओं ने मतदान का अधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की बहुत मांग रखी थी। उन्होंने हर चीज की मांग भी रखी थी। ऐसा नहीं था कि वो वैसे ही निष्क्रिय थी, वो मांग रखती थी पर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता था। अब हम देखेंगे क्या महिलाओं के पास अधिकार थे। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए थे। मतलब जो स्टार्टिंग के जो वर्ष थे उसमें कुछ कानून लागू किए गए थे, लेकिन सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। मतलब जब प्रारंभ हुआ था तब सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए जो स्कूली शिक्षा थी उसको अनिवार्य बना दिया गया था, मतलब कंपलसरी बना दिया गया था। और महिलाओं को नौकरी के लिए प्रशिक्षित किया जाने लगा। वे कलाकार बन सकती थी या कोई छोटा व्यवसाय चला सकती थी। मतलब स्टार्टिंग में ये सब हुआ था कि उनको व्यवसाय के लिए अलाउ कर दिया था और वो नौकरी भी कर सकती थी। और शादी को जो था वो उसको स्वैच्छिक अनुबंधन माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। मतलब जो शादी थी अब वो स्वयं की इच्छा से, स्वैच्छिक है ना, जो स्वयं की खुद की जो इच्छा से थे उसी से उसका बंधन माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण भी किया जाने लगा। मतलब जो शादी होती थी उसको अब वो नागरिक कानूनों के अंतर्गत लिखना पड़ता था, साइन करना पड़ता था ऑफिस में जाके, तभी वो शादी को माननीय मानते थे। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और आदमी औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। मतलब अगर अब कोई औरत अपनी शादी में खुश नहीं है तो वो डिवोर्स ले सकती थी, वो तलाक करवा सकती थी। तो अब देखते हैं कि महिलाओं को मतदान का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। मतलब उनको नहीं मिला, उसके बाद भी महिलाएं रुकी नहीं। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिलाओं क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। मतलब जो रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी, रॉबेस्पियर की जो सत्ता थी, उन्होंने इन क्लबों को बंद कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि रॉबेस्पियर की जो जैकोबिन जो क्लब था वो खुद एक क्लब था, लेकिन उन्होंने महिलाओं की जितने भी पॉलिटिकल गतिविधियां थी, जो राजनीतिक गतिविधियां थी, उन पर रोक लगा दी थी। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों का उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के दौरान एक प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया है। अंत में सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं
ने मतदान का अधिकार प्राप्त कर लिया। आप देख सकते हैं कि 18वीं सदी से फ्रांस की महिलाएं मतदान चाहती थी और उनको फाइनली जो मतदान मिला वो 20वीं सदी में मिला। तो आप देख सकते हैं कुछ 100 वर्षों का उनका वो था, स्ट्रगल था, उसके बाद ही उनको मिला। अब हम देखेंगे कि फ्रांसीसी समाज में जो दास प्रथा थी वो किस प्रकार थी। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। मतलब जो दास प्रथा का उन्मूलन हुआ वो जैकोबिन ने करवाया था। उन्मूलन मतलब अबॉलिश करना, यानी उसको निष्कासित करना। कैरिबियाई देशों के बगानों में श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। तो 17वीं शताब्दी में जब दास व्यापार शुरू हुआ था तो वो एक त्रिकोणीय दास व्यापार था। तो जो करीबियन वाले जो देश थे, जो करीबियन सी के आसपास थे, उनके बागानों में, उनके जो काम करने के जो इलाके थे उसमें जो श्रम था वो उसकी कमी थी। तो इसको पूरा करने के लिए यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका में एक त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू किया था। तो आप देख सकते हैं कि अफ्रीका से ही जो स्लेव्स रहते थे, जो दास रहते थे, वो लाए जाते थे और वो यूरोप में भेजकर फिर यूरोप वहाँ से उनको अमेरिका में बागानों में काम करने के लिए पहुँचाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया था। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। मतलब दास व्यापार था, इसी वजह से जो चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती मांग थी वो पूरी हो पाई, क्योंकि ये जो दास थे वो श्रम दे देते थे। और बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह, जो यहाँ पे एक ये जो बंदरगाह थे नान्तेज और बोर्दे, वो फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध बन पाए थे। तो ये जो समृद्ध नगर बने थे नान्ते और बोर्दे, ये सब दास व्यापार के चलते ही फल फूल पाए थे। तो अब हम देखते हैं कि दास प्रथा का उन्मूलन और पुनः प्रस्तुत कैसे किया उनको। तो 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय कई कानून पारित नहीं किया गया। अब देख सकते हैं कि हमने देखा कि जो दास व्यापार का उन्मूलन हुआ था वो जैकोबिनों ने किया था। तो जो नेशनल असेंबली थी, जो उनके पहले आई थी, उन्होंने बात बहुत की, बहस बहुत हुई थी कि उनकी जो असेंबली बैठी थी उसमें कि दास प्रथा के ऊपर क्या करना चाहिए। लेकिन उसमें आप देख सकते हैं कि हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा कर देते थे वो लोग थे। तो उनमें से व्यापारी भी थे और व्यापारियों का विरोध नहीं आना चाहिए, उसके चक्कर में इन लोगों ने कोई कानून नहीं बनाया दास प्रथा के खिलाफ। लेकिन अंत में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों से सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। लेकिन जब कन्वेंशन आया, यानी जैकोबिन क्लब आया, उन्होंने दास प्रथा को उन्मूलित कर दिया। फिर दास प्रथा वापस कैसे आई? यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन हटाना 1848 में किया गया। मतलब आप देख सकते हैं फिर उसके बाद जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट वापस पावर में आया, सत्ता में आया, उसने दास प्रथा फिर से शुरू करवा दी। और जो बागान मालिक थे उनको आर्थिक हित अपना उसी में लगा कि जो अफ्रीकी निग्रो, दोस्तों ये जो टर्म है निग्रो, ये आज के समय में इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा ख़राब टर्म है। तो इसको जो अफ्रीकी लोग हैं वो अच्छा नहीं मानते। तो आप लोग कभी भी ये टर्म यूज़ नहीं करिएगा, ये आपके पॉलिटिकली सही नहीं है। तो उसको गुलाम, इनके जो अफ्रीकी जो लोग थे उसको गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। और जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे, उनकी जो कॉलोनीज थी, वहाँ पे जो अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत हुआ था वो 1848 में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं नए शब्द है। तो नीग्रो जो होते हैं वो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग हैं। यह एक अपमानजनक शब्द है जिसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो शब्द है ये अपमानजनक है
अफ्रीका के लोगों के लिए। और ये जो है ये दास प्रथा को बढ़ावा देता है। और दास प्रथा हर तरीके से दोस्तों गलत है, आज के समय में भी, उस समय भी गलत थी, पर उस समय उसको मान्यता मिली हुई थी, लेकिन आज इसके बारे में आप नहीं बोल सकते। अगर आप करते हैं तो आप उसका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अगर, और ये आपको कानूनी तहत से आपको इसके कारण जेल भी हो सकती है अगर आप किसी के खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करें तो। फिर जो दूसरा टर्म था वो था मुक्ति, मुक्त करने का कार्य। मुक्ति वो होता है जिसमें आप मुक्त करते हैं किसी को। अब हम देखेंगे कि क्रांति और रोजाना की जिंदगी किस प्रकार हुई। तो अभिवेचन का समाप्ति, जो सेंसरशिप थी, वो उसकी समाप्ति किस प्रकार हुई। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। जो क्रांतिकारी थे वो चाहते थे कि सबके पास बोलने का अधिकार हो। 1789 की गर्मियों में व्यक्ति और नागरिकों के अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। हमने अभी देखा कि किस प्रकार इसको नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। तो ये जो पुस्तक रहती थी, ये जो पर्चे रहते थे, इसमें ये सब बताया जाता था कि जो राजनीतिक घटनाएं घट रही है फ्रांस में वो किस प्रकार हो रही है और उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर उसमें टिप्पणियां भी रहती थी और ब्यौरा भी रहता था, जो डिस्कशन जिनको बोला जाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता अब हम देखेंगे। प्रेस यानी दोस्तों जो न्यूज़पेपर्स वगैरह रहते हैं उनको बोला जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोध विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष के दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं कि उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि आप सत्ता के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, आप जो चाहे वैसा बोल सकते हैं और उसके बाद आप उसका डिस्कशन करके अपने विरोधी को अपना दृष्टिकोण भी समझाने की कोशिश कर सकते थे। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। मतलब सब लोग ये सब नहीं पढ़ सकते थे, सब कुछ लोग ही थे। इस वजह से नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में लोग बहुत जाने लगे ताकि उनको समझ में आए कि ये जो चल रहा है देश में वो किस प्रकार चल रहा है और उनको इसके बारे में भी नॉलेज मिले। अब हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो कौन था। वो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो जो नेपोलियन के नियम थे, नेपोलियन बोनापार्ट कब आया अभी हमने देखा कि किस प्रकार जब वो डायरेक्टरी की जो सरकार थी वो अस्थिर थी, इस वजह से नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आ पाया, सत्ता में आ पाया। तो नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। मतलब वो एक मॉडर्नाइजर मानता था खुद को कि जो यूरोप में आधुनिकीकरण वही ला पाएगा, बाकी कोई नहीं ला पाएगा। एक ऐसे मसीहा जैसा वो खुद को समझने लगा था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना कि नेपोलियन ने आके क्या क्या काम किया। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है निजी संपत्ति की सुरक्षा कानून बनाए। मतलब जो निजी संपत्ति होती है वो उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। जो सरकार है वो उनकी किसी की भी निजी संपत्ति ले नहीं सकती। उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए नेपोलियन द्वारा। और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई जो पूरे विश्व में आज फॉलो की जाती है। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। मतलब पहले लोगों को लगता था कि जो नेपोलियन है वही चेंज ला पाएगा, वही मुक्तिदाता है, मतलब लिबरेटर है ये राजनीतिक अस्थिरता से लोगों का। लेकिन जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। लेकिन फिर उसके बाद लोग उसकी सेनाओं से डरने लगे और उसको हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। तो जो नेपोलियन था वो वाटरलू में हारा, वो ब्रिटिशर्स के थ्रू हारा था। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद भी सामने आया। जो नेपोलियन था वो बहुत अच्छा राजा था, मतलब उसका जो दिमाग था वो बहुत अच्छा था। उसने जो उसकी ये जो हमलावर
आदतें थी उस वजह से उसका नाश हुआ, जो निस्तनाबूद हुआ वो इस वजह से हुआ। लेकिन उसके अलावा जो उसकी पॉलिसीज वगैरह थी उसका आपको आज भी असर दिख सकता है जगह जगह पे। अब हम देखेंगे जो फ्रांसीसी क्रांति की विरासत है, जो लेगेसी है, वो क्या है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। तो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार मतलब जो जनता के जो हितों में अधिकार माने जाते हैं, वो फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। मतलब फ्रांस ही था जिसके कारण जो बाकी यूरोप है वहाँ पे जो सामंती व्यवस्था थी, जो फ्यूडल सिस्टम था, उसका नाश हो पाया और लोगों को थोड़ा सा लिबरेशन मिला, आज़ादी मिली। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दास्ता से मुक्ति के विचार की नई परिभाषा दी। मतलब जो औपनिवेशिक समाज थे उन्होंने भी फ्रांस से बहुत ज़्यादा प्रेरणा ली और फ्रांस ने उनको भी प्रेरित किया और अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने फ्रांस में जो क्रांति चल रही थी उसके पूरे जो दस्तावेज थे वो पढ़े और उसके हिसाब से उन्होंने अपना काम किया। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय क्रांतिकारी फ्रांस में उत्पन्न विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। आपको टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय के बारे में पता होगा। टीपू सुल्तान और दोनों हमारे देश के, मतलब टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे और राजा राममोहन रॉय को एक रिफॉर्मर बोला जाता था जिन्होंने सती प्रथा का विनाश किया था। तो वो दो ऐसे क्रांतिकारी थे जो फ्रांस में उत्पन्न विचारों से प्रेरणा लेते थे। इसी के साथ हमारे अध्याय का अंत होता है दोस्तों। जो चलिए हम दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम घटना समय रेखा देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि कैसे 1774 में लुई 16वें फ्रांस के राजा बने, खजाना खाली कर दिया और पुराने शासन के समाज के अंदर बढ़ते असंतोष का सामना करना पड़ा। 1789 में संपत्ति जनरल के संसद तीसरी स्टेट राष्ट्रीय असेंबली बनी, बास्तिल पर हमला किया, ग्रामीण इलाकों में किसान विद्रोह हुआ। 1791 में राजा की शक्तियों को सीमित किया और सभी लोगों को बुनियादी अधिकारों की गारंटी देने के लिए एक संविधान बनाया गया। 1790 और 83 में फ्रांस एक गणतंत्र बना, राजा का सिर कलम कर दिया गया, जैकोबिन गणराज्य को उखाड़ फेंका, फ्रांस का डायरेक्टरी नियम। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना जिसने यूरोप के बड़े हिस्से पर अधिकार किया। 1815 में नेपोलियन वाटरलू में पराजित हुए। फिर हमने ये भी देखा कि हमने इस अध्याय में 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस में हुई घटनाओं का अध्ययन किया। राजतंत्र, शासन और समाज के आयोजन की सामंती व्यवस्था के विरोध में फ्रांसीसी क्रांति पैदा हुई। एक बढ़ते मध्यम वर्ग और स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के नए विचारों ने संवैधानिक राजतंत्र के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। जैकोबिन सरकार ने फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। यह सुनिश्चित किया कि 21 वर्ष से अधिक वाले पुरुषों को मतदान का अधिकार मिले। लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट सार्वजनिक रूप से मार डाले गए। हालांकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने अपने आतंकी शासन में सख्त नीतियों का पालन किया। फ्रांसीसी क्रांति ने कई अन्य संघर्षों को आगे लाया जिनका सामना समाज के कुछ वर्गों ने किया। महिलाओं ने मतदान के अधिकार के लिए और पुरुषों के समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया और विरोध किया। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, लेकिन नेपोलियन द्वारा इसे फिर से शुरू किया। फ्रांसीसी क्रांति की विरासत पूरी दुनिया में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।